दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि के क्रम में इसके पहले 2 वीडियो दिया है। इसके बाद में आप देखिए कुछ शब्दों से वर्तनी शुद्धि का टॉपिक होता है और कुछ वाक्यों में संशोधन किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ वाक्य शुद्धि से प्रश्न आने हैं आपसे। 5 क्वेश्चन शब्दों से आते हैं और 5 क्वेश्चन वाक्यों से आएंगे, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। तो हम लोग अब वाक्य शुद्धि का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले वर्ण संबंधी शुद्धि, फिर मैंने बताया था कि क्रम संबंधी शुद्धि, और फिर आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अन्वय। अन्वय में मैंने बताया था आपसे कि जैसे कर्ता और क्रिया से क्या संबंध है, कर्म और क्रिया से क्या संबंध है, कर्ता और संज्ञा और सर्वनाम से क्या संबंध है, इसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। तो जो टॉपिक अन्वय वाला है वही टॉपिक हम आज लेकर के आए हैं और आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है इसमें कि कर्ता और क्रिया संबंधी शुद्धि, कर्ता और क्रिया में किस प्रकार की शुद्धि होती है वो आपको ध्यान में रखना है। कि जैसे आप बोलते रहते हैं कि कर्ता, मान लीजिए कि आप बोलते हैं एक वचन में, ठीक है, तो आपको पता है कि एक वचन के लिए क्रिया एक वचन में लगती है, बहुवचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में लगती है। ये सामान्य बात आप जानते हैं। लेकिन मैंने लिखा है कि यदि कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में लगती है। ठीक, मैंने लिख दिया है कि यदि कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो। अभी आप मान लीजिए कि एक पढ़ रहे हैं तो दोनों मैंने बताया कि कर्ता स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो तब क्रिया क्या लगेगी। तो जैसे मैंने बताया है कि कोई वाक्य लिखा रहेगा कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देख लीजिए आप, कि माता पिता घर पर हैं। तो माता पिता, देखिए ये स्त्रीलिंग, ये शब्द पुल्लिंग है। ठीक, इसकी क्रिया कैसे लगेगी, इसकी क्रिया के लिए मैंने यहाँ पर नियम लिख दिया है कि तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में लगती है। ठीक, कब लगती है, जब कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में लिखा गया हो तब। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक वाक्य और लिखा है कि राम सीता बन गए हैं। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला शब्द स्त्रीलिंग हो सकता है या पहला शब्द पुल्लिंग हो सकता है। इससे कोई बात मायने नहीं रखती है। मायने बस इतना रखती है तब क्रिया क्या लगेगी, पुल्लिंग बहुवचन में लगेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने एक बात और बताया आपसे कि अगर माता पिता ऐसे लिखा गया है तो बीच में देख रहे होंगे कि ये मैंने लिखा है जिसको आप संयोजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। तो आप देखे होंगे कि द्वंद्व समास आपने पढ़ा होगा। अगर आपने द्वंद्व समास पढ़ा होगा तो ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे माता पिता लिखा जाता है, चाचा चाची लिखा जाता है, मामा मामी लिखा जाता है। ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो बाय द वे आपको ये शब्द देखिए संयोजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो ये किसी शब्द से जुड़ सकता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होगा और दोनों के बीच में हाइफन लगा होगा, तो आपको समझना है कि ये क्या है, ये द्वंद्व समास भी है। ठीक, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो कर्ता द्वंद्व समास से युक्त होता है उसकी क्रिया बहुवचन में लगती है। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि यदि कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो तब क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में लगेगी। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना क्या है, इसमें मैंने नोट करके लिख दिया है कि सम्मान सूचक कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में लगाई जाती है। सम्मान सूचक कर्ता के साथ, सम्मान सूचक कर्ता का मतलब हो गया कि जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे मैंने वाक्य में लिखा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा कि मैंने क्रिया किस में बोला है, बहुवचन में बोल दिया। आप पढ़ रहे हैं तो क्रिया किस में लगी, बहुवचन में लगी। लेकिन जैसे ही मैंने कर्ता का आदर सूचक हटा दिया, जैसे मैंने कहा तुम पढ़ रहे हो, तब क्रिया किस में चली गई, एक वचन में चली गई। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कि सम्मान सूचक या आदर सूचक कर्ता के साथ क्रिया क्या लगेगी, बहुवचन में लगेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब इसके पॉइंट्स हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं
तो आपको बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन आपने जो पढ़ रखा है वो कतई रिकॉल ही हो जाएगा वहाँ पर एग्ज़ाम देते समय। तो आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी पॉइंट मैं बताते जाऊँगा इसमें बहुत सारा नियम मैं बताता रहूँगा आपको। तो आपको करना क्या होगा कि आप नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लिए, एक बढ़िया कॉपी बनाइए और उसमें आप पूरा नोट कर लीजिए कि कैसे कैसे नियम है। तो आप समझ गए होंगे पहला नियम कि सम्मान सूचक कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन में लगाई जाती है। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि द्वंद्व समास से युक्त अगर कर्ता है, यानी कि यदि कर्ता द्वंद्व समास से युक्त है तब क्रिया किस में होगी, पुल्लिंग में होगी, बहुवचन में होगी। दूसरी चीज़ कि ये देखिए मैंने लिखा है कि माता पिता जी घर पर हैं, ये द्वंद्व समास का एक उदाहरण भी है माता पिता जी। तो आप उसको कई तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये आपका कर्ता और क्रिया संबंधी मेल के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद में दूसरा नियम कि कर्म और क्रिया संबंधी मेल। आपको पता होगा कि वाक्य में मैंने पहले ही बता दिया था कि कर्ता होता है, कर्ता के ठीक बाद में कर्म लिखा जाता है और कर्म के बाद में क्रिया लिखी जाती है। अगर इनमें किसी प्रकार की त्रुटि पैदा होती है तो उसको हम बोलते हैं कि कौन सी त्रुटि के अंतर्गत आएगा ये त्रुटि आएगी जैसे क्रम संबंधी शुद्धि मैंने बताया था आपसे, उस क्रम में। ठीक, अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की त्रुटि है, मान लीजिए यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख दिया गया होता, तब क्या होता, तब ये क्रम संबंधी त्रुटि में नहीं आता, तब ये कर्ता और क्रिया संबंधी त्रुटि में आता, यानी कि अन्वय संबंधी त्रुटि में आता। ठीक, अन्वय का एक पार्ट है। दूसरा नियम देखिए, कर्म और क्रिया संबंधी मेल। कर्म और क्रिया का मतलब होता है कि कर्म अगर एक वचन में है कि बहुवचन में है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। सामान्य हिंदी में कुछ व्याकरणिक नियम हैं। जैसे मैंने लिखा है कि यदि कर्म और क्रिया संबंधी मेल में यदि कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, आपने पढ़ा होगा कि विभक्तियां हाई स्कूल इंटर में, जो लोग जूनियर हाई स्कूल में भी मिल जाता है ये टॉपिक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक, संबंध का के कि, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये इसकी विभक्तियां होती हैं। तो आपको थोड़ा सा विभक्तियां ध्यान में रखना है। अगर आप नहीं ध्यान में आया, याद है, तो आप लिख लीजिए उसको। आप लिख करके एक जगह उसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे अशुद्धियों को तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यही नहीं, अभी आपको और आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है कि मैंने लिखा है कि यदि कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, यानी कि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने होती है, और कर्म की क्या होती है, को होती है। ठीक है, करण की क्या होती है, से होती है, ने, से, द्वारा, ये आपने पढ़ा होगा। तो ऐसी विभक्तियां हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैंने नियम बताया है आपको कि यदि कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो तथा कर्म की को विभक्ति न लगी हो, ठीक, तब क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। बात समझ पा रहे होंगे आप। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, आप उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने लिखा है, रमेश ने पुस्तक खरीदी। ठीक, तो आपने देखा होगा कि रमेश कर्ता है, इसका सिंबल क्या है, यानी कि विभक्ति क्या है, ने। मैंने पहले बताया आपसे कि कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। कर्म की क्या है, को। करण की क्या है, ने, से, द्वारा। ठीक है, तो कर्ता की विभक्ति ने लगी है, लेकिन इसमें कर्म क्या है, पुस्तक है। पुस्तक में देख रहे होंगे आगे को विभक्ति नहीं लगी है, तब क्रिया क्या लगेगी। तो मैंने नियम बता दिया है कि यदि कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो तथा कर्म की को विभक्ति न लगी हो, तब क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। यानी कि यदि कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग लगेगी। यदि कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी। यदि कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन लगेगी। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। कब,
जब कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म की को विभक्ति ना लगी हो। तो जैसे मैंने लिखा रमेश ने पुस्तक खरीदी, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है शब्द, ठीक। तो स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है, ठीक। तो एक वचन है तो इसका मतलब है कि ये जो क्रिया लगाया मैंने ये एक वचन में लगाया। अगर मैं इसी शब्द को पुल्लिंग कर दूं तो क्रिया पुल्लिंग में लगेगी। यदि इसको मैं बहुवचन में कर दिया, अब देखिए मैंने बहुवचन में कर दिया इसको, रमेश ने पुस्तकें, तब क्रिया क्या लगेगी, खरीदी, तब ये शब्द क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ऐसे देखिए मैंने लिखा है आपने कपड़े खरीदे, आपने मतलब कर्ता में ने विभक्ति लग गई और कपड़े बहुवचन लिखा मैंने, और कपड़े क्या है, कपड़े पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग बहुवचन में क्रिया लगाया मैंने, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कर्ता ने विभक्त से युक्त हो और कर्म की को विभक्ति न लगी हो तब क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलेगी, ठीक। ये बात समझ गए होंगे अब। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि कर्ता और कर्म दोनों में विभक्तियां लगी हों, यानी कि कर्ता में भी विभक्ति लगी हो और कर्म में भी लगी हो, तब क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग एक वचन में होगी, ठीक। आपको ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्तियों से युक्त हों तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है, ठीक। उदाहरण मैंने बताया है कि राम ने रावण को मारा। देखिए आप उदाहरण देख लीजिए, राम ने रावण को मारा, राम कर्ता है तो इसकी विभक्ति लगी है, रावण कर्म है तो इसकी को विभक्ति लगी है, मारा क्रिया है तो एक वचन क्रिया मैंने लिखा है, और किस में लिखा है, पुल्लिंग में लिखा है। तो इसका ये नियम है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जैसे मैंने लिखा है कि आपने राजू को बुलाया, ठीक। तो इसमें भी देखिए विभक्ति लगी है, कर्ता में भी, ये कर्म है, इसके बाद में को लग गया, यानी कि जो विभक्तियाँ लगती हैं, जितनी भी विभक्तियाँ मैंने बताया उसके ठीक पहले वाला शब्द वही होता है। जिससे आपने बताया कि ये ने लगा तो ये कर्ता है, ये को लगा तो ये कर्म है, ठीक। अगर द्वारा लगा होता तो क्या होता, कर्ण हो जाता, ठीक। का के की लिखा होता तो क्या हो जाता, संबंध हो जाता। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपने राजू को बुलाया, तो देखिए राजू क्या है, राजू को लिखा गया है, तो यानी ये कर्म है, तो कर्म के अनुसार क्रिया लगना है, समझ गए आप। एक वचन लिखा गया है तो एक वचन लिखा मैंने, और ये पुल्लिंग है, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि यदि कर्ता और कर्म दोनों की विभक्तियां लगी हों तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन में लिखी जाएगी, ठीक। तो इसके बहुत सारे नियम हैं, मैं अभी आपको स्टार्ट किया हूँ नियम बताना, तो नियम में बहुत सारे बताऊँगा आपको। आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा नियम जैसे भी मैं बताता रहूं ऐसे आप नोट डाउन करते रहें, और नहीं नोट डाउन कर पाते तो वीडियो को आप बराबर देखते रहें, तो आपका काम इससे चल जाएगा। अभी बहुत टाइम आपके पास है, मैं वीडियो अभी देखिए बहुत कम बना रहा हूं, यानी कि 2-3 दिन रुक करके भी बनाता हूं कभी कभी, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूरत के अनुसार आपके ऊपर लोड न पड़े इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोज नहीं बना रहा हूँ। अभी 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो हिंदी की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जितना मैंने बताया है, जितना टॉपिक बताया है वही पढ़ना है, बाकी आपको कुछ अलग से नहीं देखना है। तो आप ऐसे ही बने रहिए मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर मैं अगला वीडियो कल बनाता हूँ।